نظام صاحب آئیے. عمر کا سوال نہیں، سینیورٹی مقام کا سوال ہے. آپ آئیے بیچ میں. جناب گلزار صاحب سے گزارش ہے کہ جینت پرمار کی کتاب پر رسم اجرا کریں. مہمان خصوصی جناب گلزار صاحب سے گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنے تاثرات پیش کریں، اور سب سے بڑھ کر کلام شاعر بزبان شاعر. جی دوستو آداب. جینت صاحب کو میں جاننے سے پہلے کا جانتا ہوں اور جاننے کے بعد پھر اس کے بعد انہیں ملا بھی، ملاقاتیں کم ہوئیں. بہت نہیں جانتا تو بھی میں خوب جانتا ہوں انہیں. اب اپنی نظموں سے بہت واضح ہیں وہ کیا شخصیت ہیں کیا نہیں ہیں. مصور بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. ہم نے دیکھا ہے مصوروں کو، آرٹسٹ کو برش سے، رنگوں سے پینٹ کرتے ہوئے، لیکن سیاہی سے، روشنائی سے اتنے رنگ بکھیر دینا وہ انہی کا کام ہے جو قلم سے کر سکتے ہیں، کسی اور سے نہیں کرتے دیکھا. برش تو الگ الگ رنگوں میں ڈبوئے جا سکتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک قلم سے ہی وہ اتنے رنگ پیدا کرتے ہیں. اور ان کی تشبیہ ہیں، ان کے استعار ہیں. میں نے بلکہ ایک جگہ اس کتاب کے موضوع پر لکھا ہے کہ وہ تو انفیکشس ہے یہ آدمی. یہ ایک انفیکشن کا نام ہے جینت پرمار، اور یہ انفیکشن ان کی تشبیہوں اور استعاروں سے شاعری میں داخل ہوتا ہے، نظموں میں داخل ہوتا ہے. اور ایک بار آپ کو لگ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں، یہ بالکل لا علاج ہے. کیونکہ آپ کیا کریں گے ان استعاروں کا اور ان تشبیہوں کا جو کاٹ جاتی ہیں آپ کو، اور پھر اندر نشہ آتا ان سے، اور پھر وہ رہتی ہیں آپ کے اندر، بسی رہتی ہیں، اور وہ فلاور آؤٹ ہوتی ہیں. ان کی طرح کا دوسرا شاعر، ان کی طرح کی تشبیہیں لیے ہوئے مجھے دوسرا کوئی شاعر نظر نہیں آتا آس پاس. اس وقت تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. اردو میں یہ بالکل ہی نیا انداز ہے. نظام صاحب بہتر جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور نقاد ہیں. تو میرے نہیں، میری کم علمی کے لیے معاف کیجیے گا اگر میں کوئی غلط بات کہہ جاؤں، یہ علم میں کم ہی رہ جائے گا کہتے ہوئے. لیکن اس طرح مجھے یاد نہیں آتا کسی نے
तशबीहों का इस्तेमाल किया हो या उनको अदा किया हो इस तरह से, जिस तरह से जयंत करते हैं। और मैंने तो बल्कि उसमें वो लिखा भी कि मुझसे एक बार वो ये किताब खो गई थी, पेंसिल ये वाली, और फिर मैं घर में तलाश करता रहा, शेल्फ्स में देखता रहा, किताबों के नीचे कहीं दब गई या कहीं किसी फाइल के अंदर कागज़ों में हुई। तो फिर इन्हें फ़ोन किया मैंने कि वो किताब खो गई है मेरी, वो नहीं मिल रही है मुझे, और बग़ैर पेंसिल के मैं बिल्कुल खाली ज़हन हूँ, मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, और कई रोज़ तक लिख नहीं पाया जब तक। और उन्होंने कहा कि मैं किताब भेजता हूँ दोबारा आपको, और इतने वो अगले दिन मिल गई। तो फिर फ़ौरन फ़ोन किया, मैं कहा वो किताब मुझे मिल गई है, लेकिन आप जो रवाना कर रहे थे उसे रोकिएगा नहीं, वो भेज दीजिए दस्तखत करके। तो वो भी मुझे ज़रूर चाहिए, वो एक और तोहफा मेरे लिए एक यादगार वो रहेगा मेरे पास। तो और फिर इनका मजमूआ आया तो देखा उसमें ये तो नज़्म भी खो देते हैं, मैं तो पेंसिल खोई थी, ये तो नज़्म ही खो दी इन्होंने, और फिर उसको ढूंढते फिर रहे हैं। और जिक्र किससे करते हैं? पैब्लो नेरूदा से, रिल्के से, उनसे पूछते हैं मैंने नज़्म कहाँ रखी है, ज़रा बताइए मुझे। ये सतह, ये जो वास्टनेस है, ये जो वुसअत है, ये जो होराइजन्स को छूना, उफक पे हाथ रख देना, ये किसी और शायर का काम नहीं, सिर्फ जयंत प्रभा है। और एक रीच का सवाल है, पहुंच का सवाल है, और अंदाज इनका मुसव्वरी का वो भी अपना है, नज़्म का अपना है। मैं इनके कुछ नज़में आपके सामने भी पढ़ देना चाहता हूँ कि एक गज़ल है इनकी, परिंदा जब भी कोई चीखता है खामोशी का समंदर टूटता है। सलीम आरिफ साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आज के मॉडर्न थिएटर के रहनुमा हैं, और बामानी थिएटर, मकसद वाला थिएटर, जिसके सोशली रेलेवेंट थिएटर जिसके लिए सलीम साहब जाने जाते हैं। तो उन्हें मैं साथ भी ले आया, तो मैं कहा ज़रा आपको इस शायर से मिलाऊं जैसे शायर आप नहीं मिले होंगे। अब वो जानते थे इनके बारे में, मिले वो कल, तो कहने लगे अच्छा, मैं तो पढ़ चुका हूँ, मैं तो नहीं जानता हूँ, और बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और शुक्र है कि मुलाकात हो गई। अभी तक आँख की खिड़की खुली है, कोई कमरे के अंदर जागता है, परिंदा जब भी कोई चीखता है खामोशी का समंदर टूटता है। चमकती धूप का बेरंग टुकड़ा, शेर सुनिए। चमकती धूप का बेरंग टुकड़ा अकेला पर्वतों पे घूमता है। क्या खूबसूरत इमेज है। आज को रंग भी नजर आते हैं, पेंटिंग भी नजर आती है, शेर भी सुनाई देता है, लय भी नजर आती है। घने जंगल से लेकर घाटियों तक। अब आगे फिर देखिए उनकी, ये पेंसिल की स्केच बुक है। घने जंगल से लेकर घाटियों तक हवा का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, गली के मोड़ पर तारीक कमरा। वाह वाह, क्या रोमांस किया होगा। क्या रोमांस किया होगा जयंत जी ने, बहुत ही खूबसूरत शेर। गली के मोड़ पर तारीक कमरा हमारी आहटें पहचानता है। वाह, बहुत खूबसूरत शेर, क्या बात है। गली के मोड़ पर तारीक कमरा हमारी आहटें पहचानता है, बुलंद आवाज में कहती हैं लहरें, बुलंद आवाज में कहती हैं लहरें, समंदर दो किनारे जोड़ता है। परिंदा जब भी कोई चीखता है खामोशी का समंदर टूटता है। वाह वाह, बहुत कमाल के शेर हैं। जुनू मियाँ के नज्म सुनिए, अब ये भी अंदाज कहने का, उसको पर्सोनिफाई कर देना। एक सलीम साहब, जुनू मियाँ के बूढ़े खुरदरे हाथों ने मुझको दूसरा जन्म दिया है। जुनू
جنو میاں کے بوڑھے کھردرے ہاتھوں نے مجھ کو دوسرا جنم دیا تھا، کھال درخت کی ریشم لکڑی، گھاس بانس کپڑے کی چندی اور اخبار کی لگدی بنا کر مجھ کو روپ انوپ دیا۔ پھول پتیاں ریشم دھاگے زرد گھاس سے کیا سنگار، پھول پتیاں ریشم دھاگے زرد گھاس سے کیا سنگھار، اونٹ کی گردن کی ہڈی سے بدن کو گھس کر نرم کیا۔ واہ واہ واہ، وہ زندگی جو جی ہو، جس زندگی میں رہے، جس زندگی میں پلے، وہ کیسے ریفلیکٹ کرتی ہے شاعری میں؟ وہ ایمانداری، وہ دیانتداری کہنے کی وہ ایک خاصہ ہے جو جینت جی کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ اونٹ کی گردن کی ہڈی سے بدن کو گھس کر نرم کیا اور قلم سے خوشخط لکھا یا قیوم، قلم میں رقص میں تھا معدوم، قلم بھی رقص میں تھا معدوم۔ جنو میاں کے بوڑھے کھردرے ہاتھوں نے مجھ کو دوسرا جنم دیا۔ میں بہت زیادہ آپ پر ان کی نظمیں، ورنہ کتاب بھی تو خریدنی ہے نا، ساری پڑھ دیں گے تو کیسے کتاب بکنی بھی تو چاہیے شاعر کی، لیکن کچھ نظمیں جو رہ جاتی ہیں، جو زبان میں رہ جاتی ہیں، جو سامنے آتی ہیں، ان کی امیجری کمال ہے، اور کہاں کہاں چھوتے ہیں، کن کن شاعروں کو، کن کن پینٹرز کو چھوتے ہیں۔ ان کا جو مطالعہ ہے وہ پتہ چلتا ہے، ان کا جو علم ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ مکھی کے پیلے کھیتوں کے سر پر موت کی مانند، مکی کے پیلے کھیتوں کے سر پر موت کی مانند منڈلاتے ہیں کالے کوے۔ کوے کا واقعہ وین گوگ کے ساتھ جو متعلق ہے وہ جانتے ہیں ہم سب، اس کے بارے میں ہمیں خبر ہے، اور اس کو یوں شاعری کا حصہ بنا دینا پھر ایک انہی کا انداز ہے۔ مکی کے پیلے کھیتوں کے سر پر موت کی مانند منڈلاتے ہیں کالے کوے، آسمان پر کالے کوے تھوڑی دیر کے بعد اٹھا لے جاتے ہیں، دبا کے اپنے کالے پروں میں وین گوگ کو پیلے پیلے آسمان کی قبر کی اور۔ بڑا کمال کا انداز ہے۔ دبا کے اٹھا لے جاتے ہیں، دبا کے اپنے کالے پروں میں وین گوگ کو پیلے پیلے آسمان کی قبر کی اور۔ پیلے پیلے آسمان کی قبر پہلی بار سنا ہے، اور میرا خیال ہے یہ آخری بار سنا ہے۔ اس کو دوبارہ بھی اگر کہیں گے تو جینت ہی کہہ پائیں گے، اور تو کوئی نہیں کہہ پائے گا۔ میں بہت بہت شکریہ اس اعزاز کا جو مجھے دیا۔ میں ان کی کچھ نظمیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیں تاکہ ذرا سا ٹیسٹ تو کرا دیا جائے، منہ تو لگا دیا جائے، تاکہ کل جب آپ کتاب پڑھیں تو آپ کو اس کا مزہ آئے۔ جینت صاحب کی ایک نظم اور پڑھ دیتا ہوں میں، وہ دیجیے مجھے ایک کتاب دیجیے، وہ میری رکھی ہیں، میں نے نشان لگائے ہیں اس میں۔ کچھ شعر، کچھ اشعار جینت صاحب کے اور پیش کرتا ہوں۔ چاند تاروں کو سلامت رکھنا، یہ ذمہ واری ہماری سب کی۔ چاند تاروں کو سلامت رکھنا اور خواب گاہوں کو سلامت رکھنا۔ چاند تاروں کو سلامت رکھنا، خواب گاہوں کو سلامت رکھنا، آتش جاں کبھی بجھنے نہیں پائے۔ آتش جاں، جان میں لگی ہوئی جو آگ ہے جان، آتش جاں کبھی بجھنے نہیں پائے، سرد جھونکوں کو سلامت رکھنا۔ واہ واہ، ایک تو بجھنے نہ پائے اور ساتھ میں کہتے ہیں سرد جھونکوں کو۔ آتش جاں کبھی بجھنے نہیں پائے، سرد جھونکوں کو سلامت رکھنا، پھر بھٹکنے کا مزہ کیا ہوگا، پھر بھٹکنے کا مزہ کیا ہوگا، ریزگاروں کو سلامت رکھنا۔ کیا بات ہے، کیا شعر ہے۔ پھر بھٹکنے کا مزہ کیا ہوگا، ریزگاروں کو سلامت رکھنا، گھر کی چھت ٹوٹ گئی ہے یارب۔ بہت خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے۔ گھر کی چھت ٹوٹ گئی ہے یارب، آسمانوں کو سلامت رکھنا۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ گھر کی چھت ٹوٹ گئی ہے یارب، آسمانوں کو سلامت رکھنا، اور دکھ کے موسم ہوں مگر میرے خدا، دکھ کے موسم
हो मगर मेरे खुदा सब्र फूलों को सलामत रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निज़ाम साहब की आवाज़ सुनने का बड़ा मतलाशी हूँ। काश सलाम साहब, निज़ाम साहब तशरीफ़ लाएं और हमें अपनी उनकी आवाज़ सुनने का मौका दें। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज़। मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। निज़ाम साहब। मोहतरम हजरात, मुअज़्ज़िज़ मोहतरम गुलजार साहब, बम्बे वाला साहब, मोदी साहब, आप तमाम हजरात, अरे मेरी सूरत हाल जो फ़राक साहब का शेर शफात साहब ने पढ़ा, ये जिस शेर से निकला वो मीर का शेर था कि कहते तो हो यूं कहते जो वो आता, कहते तो हो यूं कहते जो वो आता, सब कहने की बातें हैं कुछ भी न कहा जाता। तो मेरी हालत भी ऐसी है, गुलजार साहब की आवाज़ के बाद अपनी आवाज़ को पिटवाने के लिए हाजिर हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत बतौर, अच्छा यहाँ मैं एक बात आपसे बहुत साफ कर दूँ पहले कि यहाँ मैं बतौर सदर आया हूँ, लेकिन यहाँ मैं अब बतौर शायर या एक कारी, एक रीडर, पाठक के तौर पे अपनी कुछ बातें आपके खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। और आपसे अर्ज़ कर दूँ कि अगर मुझे झूठ बोलना है तो मैं कोई न कोई सहीफ़ा हाथ में ले के बोलूँगा, लेकिन जब मैं शायरी की किताब हाथ में लेता हूँ तो सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। सहीफ़ा तो इजाज़त देता है ना, उसमें कन्फेशन के बहुत सारे पहलू होते हैं, तौबा कर लो, प्रायश्चित कर लो, छूट जाओगे। शायरी कोई मौका नहीं देती आपको माफ़ करने का। मज़हब तो माफ़ करता है, अदब माफ़ नहीं करता। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मज़हब आपको इख्तलाफ की इजाज़त नहीं देता, अदब देता है। इसलिए मज़हब में इख्तलाफ या असहमति या डिसएग्रीमेंट करना कुछ खोना होता है, और अदब में डिसएग्रीमेंट करना, असहमति रखना, इख्तलाफ करना कुछ होना होता है। ये खोना और होने के चक्कर में फंसा हुआ ये खाकसार यहाँ जयंत परमार साहब की खिदमत में हाजिर है। और मुझे लगता है कि जयंत परमार मुझे पहले ही दिन से पसंद थे। अब ठीक से याद नहीं कि वो दिन कौन सा था, लेकिन अहमदाबाद की सड़कों पर रशीद अफरोज़, सरशार बुलंदशहरी और जयंत परमार अपने घुंघराले बालों में, बड़े उस वक्त ये चावल कम थे, दाल ज़्यादा थी उसमें और इतने दिलचस्प नज़र आए मुझे कि मैं इनकी तरफ मुतासिर और इनकी तरफ एक मकनातीसी कुव्वत, एक चुंबकीय आकर्षण की तरह इनसे जुड़ गया। और अब जब उनके शेरी मजमूए देखता हूँ तो पहले तो मैं उन्हीं के शेर से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ कि वो जुगनुओं की चमक ढूंढता है कागज़ पर। गुलजार साहब देखें, वो जुगनुओं की चमक ढूंढता है कागज़ पर, सियाह नुक्ते में दुनिया नई बनाता है। अब आप बम्बे वाला साहब तशरीफ़ रखते हैं और भी उर्दू के बहुत सारे दोस्तों, सभी के नाम लूँगा तो जयंत परमार का नाम बहुत लेट हो जाएगा। यहाँ दूसरे मिसरे में सियाह नुक्ते में है, सियाह नुक्ते से नहीं। अगर वो दूसरा मिसरा यूं कह देते कि सियाह नुक्ते से दुनिया नई बनाता है तो बात कुछ होती नहीं, वही रिवायतें होती। जैसे एक शेर है उर्दू में, शायद यहाँ बैठा हो शायर भी, कि आईना देखकर ख्याल आया हमको इस घर में जानता है कोई। आईने के साथ, ये गुलजार साहब का शेर, वो कल आप ये ना समझ लें कोई के निज़ाम ने ऐसा शेर भी कहा। तो लेकिन आप देखें कि नुक्ते में और नुक्ते से जो ज़बान की बारीकी समझता है, मैं तो ये मानता हूँ कि ज़बान के अलावा शायरी में कुछ होता नहीं है, फिर उर्दू में तो कुछ होता ही नहीं। माफ़ कीजिए, हमें जो कुछ करना है ज़बान के हवाले से करना, और ये याद रखना है कि ज़बान बताने से ज़्यादा छिपाने का आर्ट है।
ہم لوگوں کی عادتیں یہ ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، سننا نہیں سکھاتے. اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے ہم لفظوں کی باریکی کو نہیں سمجھتے. ایک اصلاح سن لیجئے، پھر میں جین صاحب کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کروں. ڈاک کے شاگرد تھے احسن مارہروی. احسن مارہروی نے اپنی غزل اصلاح کے لیے ڈاک صاحب کی اصلاح غور سے سنیے گا کہ دیکھنے کے لیے آیا ہے زمانہ اس کو. دیکھیے بہت باریک اصلاح، اور ایک ہی جگہ اصلاح ہے، اور ایک حرف کی اصلاح ہے، لفظ کی نہیں، حرف کی اصلاح ہے. دیکھنے کے لیے آیا ہے زمانہ اس کو، ایک تماشا ہے مسافر بھی سفر سے پہلے. یہ احسن مارہروی کا شعر تھا. ڈاک اصلاح کرتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے آیا ہے. احسن مارہروی کا مصرع تھا کہ دیکھنے کے لیے آیا ہے. ڈاک کہتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے آتا ہے زمانہ اس کو، ایک تماشا ہے مسافر بھی سفر. آپ دیکھیے کہ صرف نیچے کے دو نقطوں کو اوپر بیچ میں پیٹ میں رکھ دیے، آیا کو آتا کر دیا، اور دیکھیے شعر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اردو میں اتنی باریک نظر جب ہو تو بات بنتی ہے. اور اسی لیے سیاہ نقطے میں دنیا نہیں بناتا ہے. میں نہیں جانتا کہ کوئی دلی اور لکھنؤ والا یا اور کوئی ہمارے اساتذہ کرام اپنے لبوں کو درست کرتے ہو کیا تو کہتے رہیں. اس لیے کہ کوئی بھی تخلیقی فنکار آپ دیکھیں اپنے لبوں کے زاویے کو، مونچھوں کے زاویے کو درست کرتے ہوئے کہیں کہ بھائی یہ لونڈے کی زبان ٹھیک نہیں ہے، تو نہ صحیح. سب سے بڑی بات یہ ہے، اور آپ اس کی تاریخ پر آپ کے سامنے تھی پر شاید آپ نے غور نہیں کیا، کہ اردو کی خدمت جتنی ان لوگوں نے کی ہے جن کو مولاناؤں نے اور ملوں نے یہ کہہ کے نکار دیا کہ ان میں کچھ نہیں ہے، اور وہ لوگ تھے جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی. آپ دیکھیے علامہ اقبال حالی اپنے کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آدمی کو شعر کہتے وقت مادری زبان کا استعمال کرنا چاہیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تخلیقی فنکار مولانا کی بات نہیں مانتا، اسی لیے علامہ اقبال نے ان کی بات نہیں مانی، فیض احمد فیض نے ان کی بات نہیں مانی، راجندر سنگھ بیدی نے ان کی بات نہیں مانی، اور ہمارے عہد میں نہ گلزار نے ان کی بات مانی، نہ جینت پرمار نے ان کی بات مانی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ آپ کے سامنے ہے ساری تاریخ، وہ لوگ جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے کتنا بڑا احسان ہماری زبان پر کیا. اور اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو وہ لوگ جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی ان کا کنٹریبیوشن ان لوگوں کے مقابلے میں کتنا کم ہے، ذرا انصاف کی نظر سے دیکھیے. اگر ابھی تک خدا نہ صحیح آپ کی نظر میں، کیونکہ نیتشے نے کہہ دیا گاڈ از ڈیڈ، تو خدا کا خوف تو ہے نا. اگر خدا کا خوف ہے تو انصاف کی نظر سے دیکھیے کہ ان لوگوں کی خدمات ان مونچھوں والوں، ٹوپی والوں اور ان چٹیا والوں چڈی لے کے جو کہتے ہیں کہ زبان ٹھیک نہیں ہے. پتہ نہیں کس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، اور زبان یا زبان میں کیا فرق ہے. یہ زبان ہے تو یہ کیا زبان ہے. بہرحال یہ فیصلے ان کی پرابلم نہیں ہے. یہاں کا جو مہمان خصوصی گلزار صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ مصور بھی ہیں اور سنگ تراش بھی. ہمارے جینت پرمار مصور بھی ہیں. اور یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ مصوری پینٹنگ جو ہے وہ رسم الخط یعنی لپی کی ماں ہے. مصوری اگر نہیں ہوتی تو شاید لپی کبھی ہوتی ہی نہیں. اور یہ وہ مقام ہے جہاں ان دونوں کا رشتہ بنتا ہے. اور میں ان دونوں کا جو عاشق تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور معاف کیجئے میں جب عاشق ہونے کی بات کرتا ہوں تو اس وقت عشق کمینہ نہیں تھا. مطلب جب عشق واقعی عشق ہوتا تھا سلیم صاحب، آپ کے نام کے ساتھ پوری تاریخ کا عشق جڑا ہوا ہے. تو جس وقت عشق کمینہ نہیں تھا، تو میں جب عاشق ہونے کی بات کہتا ہوں آپ سے تو میرا مطلب اس عشق سے ہے. اللہ کا کرم ہے آج کے عشق سے نہیں ہے. تو جب جینت لکھتے ہیں کہ نقطے میں نے ساری بات کہہ دی ہے، اور وہ سیاہی کا نقطہ، اور جس میں گلزار صاحب پر جو نظم انہوں نے پڑھی کہ دوات میں
सूरज का एक मोती, आप देखिए काले में से सफ़ेद मोती काला भी हो सकता है, होता ही है। और अबलक, दुर्रे अबलक कहते ही हम, वो भी एक मोती होता है। हमारे उर्दू में जैसा जिक्र शफात साहब ने भी किया कि हमने जयंत परमार को एक दलित शायर के तौर पर कबूल किया उर्दू ने, और ये भी कहा कि उनकी आवाज़ पहली दलित आवाज़ है उर्दू। बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, और उसके लिए उन्हें मुबारकबाद दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। मैं जयंत को इतना महदूद शायर नहीं मानता। अगर आप फैज़ को या इकबाल को किसी एक नज़रिया मखसूस का शायर बना देते हैं तो आप उसे बंद कर देते हैं। जितनी नज़में गुलजार साहब ने अभी पढ़ी, और मैं तो फिर माफ़ कीजिए कि जामी के मज़हब का आदमी हूँ कि बंदाए इश्क शुदी तर के नसब कुन जामी के दरी राह फला इब्ने बला चीज़े नीस्त। ये इश्क की दुनिया है, इसमें कौन किसका बेटा है इसके कोई मानी नहीं होते। हमारे समाज में ये बदकिस्मती है, हमारे समाज की, और ख़ास तौर से हिंदुस्तानी समाज की ही नहीं, अमेरिका के समाज की भी, वहाँ भी ब्लैक सारा प्रॉब्लम वही है। लेकिन जयंत ने उससे निकलकर और अपने शौरी और फनी सतह से निकलकर एक अजीब कशमकश जिसमें आमेजिश भी है और आवेजिश भी है, इससे निकलकर जो शेर तख्लीक की हैं, जो नज़में तख्लीक की हैं, वो उनकी दुनिया को और उनके एहसास को बहुत दूर ले जाती है। और जहाँ ये बात सादी, अदब की कोई आखिरी तारीफ तो कोई आखिरी आदमी ही तय करेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि अदब एहसास को अल्फाज और जज्बे को ज़बान देने का नाम है। और जयंत ने ये काम इतनी खूबसूरती से किया है। मैं उनकी, माफ़ कीजिए, दलित शायरी को कम नहीं कर रहा हूँ, खुदा गवाह है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने सिर्फ अगर इतना ही उसे महदूद कर दिया कि साहब अगर मुझे इस्लाम पढ़ना है तो मैं अल्लामा इकबाल को नहीं पढ़ूंगा, कससुल अंबिया पढ़ूँ, कुरान शरीफ पढ़ूँ, बुखारी शरीफ पढ़ूँ, नहजुल बलागा पढ़ूँ और दूसरी किताब पढ़ूँ इस्लाम के बारे में, इस्लाम के फ़लसफ़े को जानने के लिए, और कम्युनिज़म पढ़ने के लिए मैं फैज़ और सरदार जाफरी को नहीं पढ़ूंगा। उसके लिए फिर मैं कैपिटल पढ़ूँ या लेनिन के वगैरह का काम पढ़ूँ, आप सब लोग जानते हैं। मैं जिन नज़मों का समाजी इस्तिसाल का जिक्र उसमें किया उन्होंने, बहुत खूबसूरत नज़में हुई, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दलित लोगों के साथ जो जुल्म हमारे यहाँ हुआ, और जिसकी एक नज़म इन्होंने अभी पढ़ी, मैं इस नज़म में एक बार फिर इस नज़म का एक हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। कागज़, सबसे पहले तो इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए, कागज़। ऐसी महफिलों में मोबाइल हराम है, ये और ये किसी मौलाना का फतवा नहीं, इसलिए कोई मानेगा भी नहीं। ऐसा आप सिलसिला तोड़ देते हैं, अल्लाह गारत करे इसको ईजाद करने वाले। और अगर दिल्ली की ज़बान बोलूँ तो कहूँ अल्लाह उसकी कब्र में कीड़े डाले। बहरहाल कागज़ एक, जो उनकी नज़्म, जो जैसे पढ़ा भी गया अभी, पुराने वक्तों में लिखा जाता था पत्तों पर, भोज पत्रों पर, ताड़ पत्र पर, पेड़ के सीने पर, पत्थर पर, पशु के चमड़े पर, तांबे पर, चमड़ी से चमड़े तक का सफ़र करते हुए वापस चमड़े से चमड़ी तक आता है। आप देखिए कि वो आदमी जो हम जैसे आदमी या अदीब या शायर या ऋषि या मुनि या पता नहीं जो जो आप नाम देना चाहें दें, उन्होंने सबसे पहले कहाँ लिखना शुरू किया, और अब आपने जो तारीख़ मुरतब की है वो काली चमड़ी पर काले हुरूफ में लिखी है, और जिसकी तहरीर को पढ़ने वाली आँख हमारे समाज के पास नहीं है। इसलिए जयंत तख्लीकी सतह पर एहतिजाज का शायर नहीं, बल्कि आर्ट के उन मख्फी गोशों को नुमाया करता है जो इंसानी जज्बात की दस्तावेज है। इसलिए मैंने ये बात अर्ज़ की। मैं फिर एक बात अर्ज़ कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी दलित शायरी काबिल एहतराम या काबिल कदर नहीं है, उसकी भी अपनी अहमियत है, उसकी अपनी कदर है, लेकिन उसमें ये पहलू देखा जा। मुझे अचानक यहाँ बात करते करते नारंग साहब का मजमून याद आ गया कि फैज़ को कैसे न पढ़ा जाए, तो मैं इस महफिल में उनका उन्वान चुराते हुए, और उर्दू में चुराना कोई बहुत बुरा ऐप नहीं है ना, आप देखिए ना, अभी आपने, इन्होंने फ़राक साहब का शेर पढ़ा, मैंने मीर का शेर पढ़ के बताया कि हमारे यहाँ क्या लिखा इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपने कैसे लिखा ये इम्पोर्टेंट होता है।
इसलिए हम बराबर उसलूब की बात करते हैं। मैं अगर ये कहूँ तो ये कहूँ कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जयंत को कैसे न पढ़ा जाए, यानी आप उनके उन डायमेंशंस को देखिए। और एक शेर जिसकी तरफ गुलजार साहब ने जिसे गज़ल को आखिर में पढ़ के सुनाया, और देखिए कि इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी कही हैं इसमें कि माँ की मौत पर इस नज़म का भी जिक्र होना चाहिए। और आप देखें कि इसमें आखिरी मिसरा, मैं पूरी नज़म, शेर में तो ये खूबी होती है कि आप शेर पढ़ दीजिए, नज़म अगर पूरी पढ़ूंगा तो वक्त मैं जल्दी से बात पे नहीं ख़त्म भी करना चाहता हूँ, इसलिए सिर्फ ये आखिरी 4 मिसरे माँ की मौत पर ए जिसका तर्जुमा आपने फरमाया है। पूरी नज़म सुनाऊंगा तो फिर आपको इजाज़त है आपकी। टीन की छत से टकराए आखिरी लफ्ज़, टीन की छत से टकराए आखिरी लफ्ज़, सियाह बादल की मानिंद कांप उठी तारीक हवा। टीन की छत से टकराए आखिरी लफ्ज़। अब देखिए लफ्ज़ पर मिसरा ख़त्म कर रहे हैं और उसके बाद जो दूसरा टुकड़ा ख़त्म हो रहा है वो हवा पे ख़त्म हो रहा है। और मैं माफ़ कीजिए एक गुस्ताखी करना चाहता हूँ, लफ्ज़ के लुग़वी माने, उसका वर्बल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ ये लफ्ज़ के मानी फेंकना, मुंह से किसी चीज़ को फेंकना। लफ्ज़ के जो लफ्ज़ के अपने अर्थ ये हैं। अब फिर सुने कि टीन की छत से टकराए आखिरी लफ्ज़, सियाह बादल की मानिंद कांप उठी तारीक हवा, गुमसुम खिड़की के पर्दे बदन बर्फ, पत्थर के पांव, आसमान तारे जामिद। जामिद आप देखिए, रिदम भी देखिए इसका, आखिरकार। और अब ये 2 मिसरे जिसके लिए मैंने आपको ज़हमत दी, लफ्ज़ ने अपने मानी को आज़ाद किया, आंगन में तुलसी ने पत्तों को मुरझा दिया। ये नहीं कहा कि आंगन में तुलसी मुरझा गई, अगर कोई कमज़ोर शायर होता तो ये कहता कि आंगन में तुलसी मुरझा गई। ये कहते हैं कि आंगन में तुलसी ने पत्तों को मुरझा दिया। अब तुलसी कौन है, पत्ते कौन हैं, हवा, लफ्ज़, तो उनकी एक एक नज़म से आप मीर की बात याद रखें कि सरसरी तुम जहान से गुजरे वरना हर जा जहान दीगर था। नज़म वो बुरा आर्ट है, वो बुरा आर्ट है नज़म जिसके गुलजार साहब अहम शायर हैं हमारे, कि उसमें आप सरसरी नहीं गुजर सकते। गज़ल का शेर आपको याद होता है और आप उसे कभी न कभी अपनी सतह पर खोलते हैं, लेकिन नज़म जब आप पढ़ते हैं तो आप नज़म से एक पंजा कशी करते होते हैं और उसमें एक एक लफ्ज़ नहीं, एक एक हर्फ कीमती होता है। और उस कीमती हर्फ को लिखने में जो काम जयंत ने किया है वो काबिल तारीफ़ है। जिस समाज की हम बात करते हैं उस समाज ने तो शायरों को हमेशा, कलाकारों को हमेशा बड़ी हिकारत की नज़र से देखा है, उन्हें फालतू आदमी माना जाता है समाज में। आज भी आप देखें कि अभी मैं हाल ही का वाक़ा अगर आपसे गुजारिश करूं कि मैं हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा हूं, मेरे हाथ में उर्दू की किताब है, तो मेरा पड़ोसी मुझे पूछ रहा है, गुलजार साहब कि आप क्या करते हैं? पास की सीट पे बैठे मौसूफ, मैंने कहा साहब मैं शेर कहता हूँ। अच्छा अच्छा, और मैं किताबें लिखता हूँ, तनकीद क्रिटिसिज्म भी लिखता हूँ, कभी कभी कहानी भी लिखी। अच्छा अच्छा, ये तो ठीक है, आप करते क्या हैं? आप देखिए, आप जिस समाज को लेकर के दुबलाए जाते हैं उस समाज में आपकी कद्र ये है कि अगर आप नोटेरियन वकील साहब बन जाएं, 10 रुपये की सील लगा तो भी आपकी इज्जत है, लेकिन कमबख्त शायर की कोई इज्जत नहीं उस समाज में। और शायर उसी समाज को लेकर शायर दुबलाया जाता है जिस समाज में उसकी कोई कीमत नहीं है। और शायद इसीलिए नीत्शे ने यह कहा था कि हम फन में जाते ही इसलिए हैं कि कहीं सच हमें तबाह न कर दे। सच या रियलिटी या हकीकत या सदाकत ये बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं, और इसलिए मैंने अर्ज़ किया आपसे कि हमने हमारे संस्कृत के, जिनकी तरफ मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ इसलिए जयंत की बात के नीचे अंगूठा लगाता हूँ कि संस्कृत के उलमा ने कहा कि शास्त्रेषु नष्टा कवयो भवन्ति, जो शास्त्रों से नष्ट हो जाता है वो कवि होता है। और सिसरो ने कहा था, बहुत देखिए इसमें ईस्ट और वेस्ट का कोई फर्क नहीं, आप ये न जानिए कि वो कोई प्रोग्रेसिव ज़्यादा हैं हमसे। उन्होंने भी यही कहा, सिसरो नाम के जो फिलोसोफर हुए, कि पोइट्री इज डिस्पेंसेबल एंड ऑल आर्ट इज अननेसेसरी।
मतलब उन्हें लगता है कि सब फालतू हैं, लेकिन यकीन रखिए और आप तारीख को उठा के देखें तो फन को जिंदा इन्हीं फालतू लोगों ने रखा है। जब तक सांस दगा नहीं देती तब तक पता नहीं चलता कि सांस की अहमियत क्या है। हम जिंदगी भर जब पैदा होते हैं तब से आखिर तक सांसें लेते रहते हैं, लेकिन जब सांस दगा देने लगती है तो पता लगता है कि सांस की अहमियत क्या है और सांस है क्या। मैंने कहा कि, और मेरे भाई शफात साहब ने मेरी बात पहले अर्ज कर दी कि मैं कौल को शायरी नहीं कैफियत को शायरी मानता हूँ। देखिए कोटेबिलिटी जो है ये फिलोसफर्स वगैरह के लिए ठीक है। आप मुझे कहें कि सदा सच बोलो भाई इसमें शायरी क्या है, वालदैन का कहना मानो इसमें शायरी क्या है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है भाई इसमें शायरी क्या है। मिसाल जयंत के दौर में या हमारे दौर में, मैं और जयंत में थोड़ा सा उम्र का फर्क है, जयंत मुझसे 2-4 बरस बड़े होंगे तो, लेकिन आप देखें गुलजार साहब के गालिब को ये पता था, क्योंकि इन दोनों की एक कमजोरी मैं गालिब को खास तौर से यहाँ जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ, उसे दिलचस्प भी बना देना चाहता हूँ ताकि आप बोर ना हो, कि एक ने शफात साहब ने जिक्र नहीं किया, गुलजार साहब की बदनामी का सबसे बड़ा कारण मिर्जा गालिब का सीरियल भी है। आप देखिए जब वो उसे जब बुढ़ा कहा जाता है उसे तुम्हारी उससे सुलह कर लो बुढ़ापे में, तो क्या क्या चीजें बनती। बहरहाल तो दोनों की कमजोरी गालिब भी है। गालिब पर जयंत के यहाँ 4 या 5 नज़में हैं मुसलसल मैंने देखी, और ये गालिब अपने तख्लीकी अमल अपने क्रिएटिव प्रोसेस से वाकिफ था। चुनांचे वो कहता है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। यानी कागज़ पर जब आदमी पेन से लिखता है और खरखराट की जो आवाज़ आती है वो नवाए सरोश है, यानी फरिश्ते की आवाज़ है, और ये सारे मज़ामीन जो हैं वो गैब से आ रहे हैं। आप देखिए कि गालिब को पता है कि मेरा सारा मामला कहाँ से हो रहा है। हमारे अहद का अलमिया ये है कि हमें पता नहीं है। शेर सुन लें, दिल से आती है बात लब पे हफीज, बात दिल में कहाँ से आती है। हमारा मसला ये है कि हमें पता नहीं है कि ये बात दिल में कम वक्त कहाँ से आ रही है। गालिब को पता था कि सारे मज़ामीन गैब से आ रहे हैं। हमने गैब तो खो दिया और हम गबी होके खड़े हैं। गैब को खोने और गबी होने के बीच की दास्तान अगर पढ़नी है, अगर जानने का जुनून भी सवार हो, क्योंकि शायरी एक मुसलसल जानने का अमल है, और इसके हवाले से आप जो चीज़ें जानते हैं, माफ़ कीजिए, वो दुनिया के किसी भी इल्म से नहीं जान सकते। शायद यही वजह कि इन दोनों हजरात ने मुसव्वरी यानी पेंटिंग को भी अपनी शायरी के साथ साथ जारी और सारी रखा, और मौसूफ का जी नहीं भरा तो संग तराशी की तरफ भी गए कि नहीं इसमें भी कुछ है। मैंने कहा कि इसलिए मैंने कहा ना कि दूसरा शेर में अब क्या मानी क्या है इसमें, दिल से आती है बात लब पे हफीज, बात दिल में कहाँ से आती है, कोई मानी नहीं है। पूरी की पूरी कैफियत में डूबा हुआ शेर है, और ये वही हफीज होशियारपुरी हैं जो नासिर काज़मी के उस्ताद थे। एक ज़माने में नासिर बड़े फ़ख्र से ऐलान भी करते थे। बहरहाल लेकिन अब मैं जयंत को जब कहता हूँ कि कौल का नहीं कैफियत का, कैफियतें बदलती हैं, इसमें कोटेबिलिटी फिर भी है हफीज़ के शेर में। जयंत का शेर सुने कि परिंदा जब भी कोई चीखता है खामोशी का समंदर टूटता है। मानी कुछ नहीं, बकौल बेदिल के शेर खूब मानी नदारत, आप मानी ढूंढते रहिए, मानी तो इस शेर की क़िरत में है। जैसे फराक का एक शेर है उसमें एक लफ्ज़ मानी सारे वहीं दफ्न हैं, और मोमिन के एक शेर में गोया तुम मेरे पास होते हो गोया, सारे उस गोया में ही मानी है और कहीं मानी है ही नहीं। फराक का मतलब ही सुन लें कि काफ़ी दिनों जिया हूँ किसी दोस्त के बगैर, काफ़ी दिनों जिया हूँ किसी दोस्त के बगैर, अब तुम भी साथ छोड़ने का कह रहे हो। खैर, आप इस खैर को आप जितनी तरह पढ़ सकते हैं सलीम साहब, आप तो ड्रामे के आदमी हैं, जितना ड्रामेटिक अंदाज से आप इसे पढ़ेंगे उतने ही मानी इस पे कुशादा हूं। अब देखिए कि परिंदा जब भी कोई चीखता है खामोशी का समंदर टूटता है, अभी तक आंख की खिड़की खुली है। देखिए अलवी से बचते हुए अलवी को गले लगाते, अलवी मीन्स मोहम्मद अलवी को गले लगाते हुए उससे बचते हुए शेर कहते हैं कोई कमरे के अंदर झांकता है, न जाने दूसरे कमरे में क्या है।
मेरे कमरे में जैसे मैं नहीं हूं, न जाने दूसरे कमरे में क्या है। यही शेर है शायद मोहम्मद अलवी साहब का। अब देखिए, लेकिन यहां देखिए कि आदमी अपनी रिवायतों से इनहराफ कैसे करता है, निगेट कैसे करता है उस रिवायत को। और देखिए कि अभी तक आंख की खिड़की खुली है, अब आंख की खिड़की में आपको अपने बेखाब दरीचे को मुखफल कर लो, अब यहां कोई नहीं आएगा फैज। लेकिन फैज नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जयंत ने अपनी तमाम रिवायतों को इंजजाब कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, और इस इंजजाब के अमल से जो अशार उसने निकाले हैं वो गजल के ऐसे शेर हैं। देखिए, गजल कहते कहते मौसूफ किस तरह पलट के शेर कहता है कि होंठ पर इसमें मोहम्मद बनकर, होंठ पर इसमें मोहम्मद बनकर खानाए दिल से उजाला निकला। अब आप देखिए कि उजाला मोहम्मद की शक्ल में निकलता है। और ये भी याद रखिए कससुल अंबिया के हवाले से कि एक नूर का पैकर था हजरत मोहम्मद का बार पहले। तो ये सारा का सारा ये पहलू आप देखें। उन्होंने गजल में तजर्बे भी किए, ये पॉइंट खास तौर से नोट फरमाएं कि गजल में तजर्बे किए हैं। मानिद में एक गजल है कि गुले, जिसका मतलब पढ़ता हूँ, गुले अजाब का साया है मेरे हिस्से में, ये जिंदगी का असासा है मेरे हिस्से में। ये 5 शेर की गजल है और इसमें हर बार दूसरा मिसरा यही आता है, गुले अजाब का साया है मेरे हिस्से में। अब देखिए शेर इसका दूसरा कि न दे सकूंगा तुझे लम्हे सुकून कभी, गुले अजाब का साया है मेरे हिस्से में। तरक्की पसंदी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, यहाँ से पहले वहाँ जाइए कि तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के, जब फैज ये कहते हैं उससे पहले कि गो मैं रहा रही गालिब, गो मैं रहा रही ने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। ये पूरी रवायत देखिए। और अब न दे सकूंगा तुझे लम्हे सुकून कभी, ये मिसरा देखिए, पूरा का पूरा रिवायत में भीगा हुआ और अपने रंग में डूबा हुआ। और दूसरा मिसरा फिर वही कि गुले अजाब का साया है मेरे हिस्से में। अजाब को गुल कहना, गुले अजाब, अजाब का गुल। आप देख रहे हैं गुल के माने फूल तो हम मानते ही हैं, लेकिन गुल के मानी है सुर्ख फूल। सुर्ख फूल, जिस फूल में सुर्खी है वो गुल है, बाकी तो फिर सफेद वगैरह चंपे वगैरह छोड़ दीजिए। ये तजर्बा अंतराल में 76 सफ़े में भी किया गया है। और उस गज़ल का मतलब है, मैं इस बात को आपके सामने ज़्यादा जोर दे के कहना चाहता हूँ कि मौज मछली सीप सूरज नारियल, वहाँ एक एक मिसरा था। गुले अजाब का साया है मेरे हिस्से में, और यहाँ मौज मछली सीप सूरज नारियल, हैरतों से देखते हैं सब्ज पल, ये मतलब है। इस गज़ल में भी 5 शेर हैं और हर शेर का पहला मिसरा वही है जो मज़कूर बाला मतले का मिसरा है। यानी ये गज़ल 5 अशार के बजाय 5 मिसरों की है, क्योंकि एक एक मिसरा तो वही दौड़ रहा है, वही वापस रिपीट हो रहा है। इस रिवायत की मिसाल सबसे पहले फैज़ के यहाँ मिलती है। मेरे दिल मेरे मुसाफिर में 2 गज़लें मखदूम की याद में, जिसका मतलब है कि आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर। फैज़ का मसला ये, फैज़ ने एक शेर और कहा, देख लीजिए। अब दोनों का ये तफर्रुक भी मुलाहिजा कीजिए कि जो गुजरते हैं दाग पर सदमे, देखिए दाग का मसला है, जो गुजर आप बंदा नवाज क्या जाने, दाग का शेर ये है कि जो गुजरते हैं दाग पर सदमे आप बंदा नवाज क्या जाने। फैज़ ने कहा कि जो गुजरते हैं दाग पर सदमे, अब वही कैफियत हमारी है। यानी आप देखें कि शायरों का आम कायदा ये है कि सानी मिसरे पर गिरे लगाते हैं। पहले सानी मिसरा किसी का लिया और उस पर गिरे लगा दी, लेकिन फैज़ ने और जयंत ने, फैज़ ने सिर्फ 2 जगह ये काम किया, जयंत ने 3 गज़लों में ये काम किया कि उसके पहले मिसरे पर गिरे पहला मिसरा बना दिया और दूसरा मिसरा अपना लगाया। होता ये रहा है कि शायर पहला मिसरा लगाता है, दूसरा मिसरा किसी और शायर का होता है, जिसे वो कौसी इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता है। लेकिन जयंत ने गज़ल में ये तजुर्बा किया कि पहला मिसरा लगाया नहीं, पहला मिसरा वही रखा और सानी मिसरा अपना नहीं लगा। ये हुस्न जो है, ये तजुर्बे का हुस्न, मैं समझता हूँ कि उनकी तख्लीकी तवानाई को जाहिर करता है। और पैकर बनाना भी वो खूब जानते हैं। शायद एजरा पाउंड ने कहीं कहा था कि शायर को तो इमेजेस में बात करना चाहिए। आप देख रहे थे कि गुलजार साहब ने छोटी सी तकरीर में 6 जुमले कहे होंगे, लेकिन 6 के 6 पैकर में डूबे हुए थे। तो शायर को इसीलिए, और किसी ने कहा भी है, शायद नॉर्थ ऑफ राई ने कहा या किसी और ने कहा है कि राइटर को कम से कम बोलना चाहिए, और जब बोले तो पैकर में बोलना चाहिए। ये मैं गैर अदबी काम यहाँ इसलिए करने के लिए मजबूर हूँ कि मैं उस कुर्सी से आया हूँ। तो वो पैकर बनाते हैं। और अब उनका एक शेर सुन लें कि धूप चिड़िया चहचहा
उठेगी फिर। अब देखिए धूप चिड़िया, धूप की चिड़िया नहीं, धूप चिड़िया चहचहा उठेगी फिर, तय करे शब पारा पारा देखना। इसी तरह एक शेर में आप देखिए कि लफ्जों का वो पारक है, लफ्जों को बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि रेत हुए चलते चलते। देखिए ऐसा ना हो कि ये बात में जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात मेरी समझ में, मेरी नाकिस राय में, कि रेत हुए चलते चलते सोचा था घर आएगा। अब देखिए कि रेत की जगह वो खाक भी लिख सकते थे, खाक हुए चलते चलते, लेकिन खाक होने में जो इस्तिआरा बनता है, जिसकी तरफ गुलजार साहब ने इशारा किया, जो इस्तिआरा बनता है उसमें जिस्म भी बनता है, मौत का इशारा भी होता है, और कई इशारे जो खाक से निकल सकते हैं वो सारे इशारे। लेकिन जयंत वहाँ खाक नहीं लिखते, रेत लिखते हैं, और रेत सबसे नाकारा चीज़ है, इसीलिए वो रेगजार को सलामत रखना चाहता है कि आवारागर्दी आसानी से की जा सके। और ये आवारागर्दी, माफ़ कीजिए, समझदार आदमी का काम होता नहीं है, समाज उसे समझदार आदमी नहीं मानता। मुझे नहीं मालूम कि कैस बिन आमरी का कोई शेर आपने पढ़ा हो और आपको याद हो, लेकिन मजनू के नाम से आप खूब वाकिफ हैं। ये वही मजनू है जो कैस बिन आमरी था। बहरहाल अब देखिए कि रेत हुए चलते चलते, यहाँ लफ्ज़ रेत पे आप खास तवज्जो कीजिए। और इसी गज़ल में जब वो कहते हैं कि मिट्टी का तन है अपना, देखिए यहाँ मिट्टी बोल गया, यहाँ रेत नहीं कहा है, मिट्टी का तन है अपना, आगे समंदर आएगा। तो यहाँ ये बिल्कुल जानता है कि रेत कहाँ लिखनी है, मिट्टी कहाँ लिखनी है, खाक कहाँ लिखनी है, और खाक के क्या क्या इबाद डायमेंशन होते हैं, मिट्टी के क्या क्या होंगे और रेत के क्या क्या हैं। आखिर में मक्ते के तौर पर, मैंने आपका काफ़ी वक्त ले लिया शायद, तो ये उन्हीं का शेर है जो उनकी गज़ल पर लागू होता है कि न इसमें रंग तगज़ुल न पुख्तगी है मगर, न इसमें रंग तगज़ुल न पुख्तगी है मगर, नई गज़ल में कि ये सच्चे तजर्बात उसने। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमें इस बात के लिए उकसाती है। एलियट ने तो ये कहा था कि हर 10 बरस बाद ज़बान बदल जाती है और उसके पैमाने बदल जाते हैं। शायद ये मगरिब में सही भी हो। हमारे यहाँ तो आप एक पैमाने से गालिब, मोमिन और ज़ौक़ को नहीं समझ सकते। अगर आप एक ही पैमाना लेके गालिब को पढ़ेंगे तो ज़ौक़ समझ में नहीं आएगा, ज़ौक़ को समझेंगे तो मोमिन समझ में नहीं आएगा, वो आ जाएगा तो आजुर्दा समझ में नहीं आएगा, आजुर्दा आ जाएगा तो शेफ्ता समझ में नहीं आएगा। यानी हमारे यहाँ तो शायर से शायर में शेरियात बदल जाती है। गुलजार साहब के लिए जो डिक्शन, जो आप पोइटिक्स तय करते हैं, क्या मैं उससे किसी जावेद अख्तर साहब की शायरी समझ सकता हूँ? और अगर मैं नहीं समझ सकता, और ये आप लोगों ने जिन्होंने नहीं कहा है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये मुझे फ़ख्र के साथ ये कहने दीजिए कि मेरी बात भी ठीक थी और मैंने आप लोगों के यानी कारी के जहन को बिल्कुल ढंग से और सही जगह पे समझ लिया। मैं अपनी बात का मक्ते का मिसरा कहने के लिए पहले तो 2 मिसरे उसकी नज़्म की सुनाता हूँ, फिर आपसे इजाज़त लूँगा कि लफ्ज़ खूबसूरत हैं, ये उसकी शेरियात है, उसका दस्तूरुल अमल है, उसकी पोइटिक्स है, उसकी ज़िंदगी का मकसद है जिसका नाम जयंत परमार है कि लफ्ज़ खूबसूरत हैं खून और खंजर से, लफ्ज़ खूबसूरत हैं खून और खंजर से। और एक नज़्म के कुछ मिसरे, बहुत छोटी सी नज़्म आप सुन लें, जिसका उन्वान है शायर, बहुत 6-7 मिसरों की नज़्म है। मिसरों के पैबंद लगे, मिसरों के पैबंद लगे, कागज़ को पहने नज़्मों के नुक्कड़ पर खड़ा, तारों की तस्बीह लिए हाथों में एक बूढ़ा शायर है। यहाँ तक तो ठीक। अब जो मैंने ज़हमत दी आपको, ये 4 मिसरे सुन लें। पहले एक बार फिर पूछा कि नज़्म का तासुर कायम रहे। मिसरों के पैबंद लगे, कागज़ को पहने नज़्मों के नुक्कड़ पर खड़ा, तारों की तस्बीह लिए हाथों में एक बूढ़ा शायर है। अब भी इस उम्मीद में कि रूह के अंधियारे में सिर्फ बचा सकते हैं लफ्ज़। कुन फयकुन से दुनिया बनी, एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, वहाँ से रोशनी आई, और एको हम बहुश्यामी, एक से मैं अनेक हो जाऊँ, वहाँ से हम एक से अनेक हुए। सारी चीज़ें लफ्ज़ से बनी, और इसीलिए हमारा शायर ये कहता है कि लफ्ज़ महफूज रहे तो हम लोग सभी बाकी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
غالب کا شعر ہے کہ پھر دیکھیے انداز گل افشانی گفتار، رکھ دیجئے پیمانہ و صحبا میرے آگے۔ میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ غالب کو تو گل افشانی گفتار کے لیے پیمانہ و سبو کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن نظام صاحب نے بغیر پیمانہ و سبو کے گل افشانی کی اور ایک بلبل نواسنج کی طرح چہکے پرمار کی شاعری کا پورا تجزیہ کیا، اور بس ایسا لگتا تھا کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اور ایک پروگرام اور یہاں پر رکھا گیا ہے، بڑی یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی خواہش تھی کہ ہم گلزار صاحب کے ساتھ انٹریکشن کریں، کچھ گفتگو کریں، سوال جواب کریں۔ تو جو اسٹوڈنٹ ہیں، گلزار صاحب نے ہمیں اجازت دی ہے کہ وہ آئیں اور اپنا سوال پوچھیں۔ کٹہرے میں آ جاتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ مجلس کو اس خوبصورت بات چیت کے بعد جو نظام صاحب نے کی ہے اور جو علم دیا ہے، میرا خیال ہے وہ بالکل صحیح کلائمیکس تھا، وہ بالکل صحیح۔ اسی تاثر کو لے کر چلیں، جل کے چائے پیے، اور وہ جو اتنی باتوں سے، خوبصورت باتوں سے گلے تک بھر گیا ہے، اسے اتارنے کے لیے ایک گھونٹ چائے کی ضرورت ہے۔ ہاں، میرا خیال ہے وہی کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ باقی سوال جواب تو ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں، کل بھی کیے اور پھر کر لیں گے کسی روز۔ اور خاص طور پہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو، نوجوانوں کو سوال پوچھ رہے ہیں، تو ان کی پریشانی کیا ہے؟ وہ تو ان سے مجھے پوچھنا ہے اور سیکھنا ہے، یہ ان کی باری ہے۔ میں صرف ان سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، دوستوں، میں اکثر ہم عمر ہو جاتا ہوں، ان کا بھول جاتا ہوں کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں یا اڑ چکے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ کہ بھائی میری عمر آپ سے الگ نہیں ہے، عقل کے حساب سے میں ابھی آپ تک کی عمر تک ہی ہوں، اور پہنچنے کے اوپر نظام صاحب تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح وہاں تک پہنچوں۔ اور بس صرف یہ ہے کہ جب آپ آگے بڑھیں، کیونکہ مجھے پورا اعتقاد ہے، پورا یقین ہے، اور جس طرح آج کے لڑکے لڑکیوں کو میں دیکھتا ہوں، جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، جس کانفیڈنس کے سامنے آتے ہیں، مجھے یقین مانی، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہر وقت یہ لگتا ہے کہ مجھے ابھی ان سے سیکھنا ہے، اب پوچھنا پڑے گا، اب ان سے کچھ کہنا، جاننا چاہتا ہوں ان سے، کیونکہ وہ اب ہم انہیں نہیں کہتے کہ بیٹا انجینئر بن جاؤ، بیٹا ڈاکٹر بن جاؤ یا وکیل بن جاؤ، ساری پیشے علاقے میں بیکار ہیں، اور وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے کریں، یہ کرنا ہے تو کیسے کریں، انٹرنیٹ پر ٹکٹ کیسے بک کریں، یہ ان سے پوچھنا پڑتا ہے ہمیں، ہے نا۔ I think there is a brilliant generation۔ جب آگے جاؤ تو صرف یہ کہ میں ماضی سے ہی، پاس سے ہی، مجھے پیچھے چھوڑ کے نہ جانا، میرا ہاتھ پکڑ لینا، مجھے ساتھ لے کے جانا۔ بہت بہت تھینک یو۔ گلزار صاحب نے کہا تھا کہ کم سے کم ایک چائے مل جائے، تو آپ کے طفیل میں ہم سب کو چائے مل رہی ہے، اسی لیے اس کے بعد ہم آپ محفل ختم کرنے کا اعلان کریں۔